Hello everyone. So big welcome and to the class after so many days. बहुत दिनों बाद हम क्लास कर रहे हैं. सॉरी कि बीच में कुछ समय तक हम लोग क्लासेस नहीं कर पाए. यस, ड्यू टू सम रीज़न डेफिनेटली. बट यस, अभी हम लोग कंटिन्यूस क्लासेस रहेगी और प्रैक्टिस सेशंस भी रहेंगे. कुछ आपका थ्योरी के सेशंस भी रहेंगे. CSR का एग्ज़ाम बस पास में ही आ गया है. 1 महीना करीबन रहा है. ये 30 डेज नियरली वीकेंड से. तो सभी की तैयारियां तो बहुत अच्छे से चल रही होगी. तो बस उसी में हम और कुछ रिवीजन टाइप ऑफ सेशंस को ऐड करेंगे, प्रैक्टिस टाइप ऑफ सेशंस को ऐड करेंगे. तो आज की क्लास में बच्चों इकोलॉजी के हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि यदि आपको आंसर आ रहा है तो आपको आंसर चूज करना है और साथ साथ में वो आंसर का एक तरह से जो कंसेप्ट है उसको अपने दिमाग में रिवाइज भी करते रहना है. ठीक है, सो दैट वुड बी वेरी यूजफुल. अभी ये समय में इस तरह की पढ़ाई जब करोगे, इस तरह से जब रिवाइज करोगे, दैट वुड बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू ऑल. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. The first question for today's class here it is okay. Yes, question क्या है? Which one of the following statement is correct for primary successional species? कौन सा स्टेटमेंट प्राइमरी सक्सेशनल स्पीशीज के लिए करेक्ट है? क्या आना चाहिए आंसर? This species do not follow specific survivorship curves, या फिर this species shows type 2 survivorship curve, this species show type 3 या फिर type 1. पहला तो ऑप्शन दे रहा है कि डू नॉट शो फॉलोइंग स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप कर्व. तो इसको तो हम सबसे पहले बच्चों क्रॉस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि चलो एक बार ब्लू पेन ले लेते. ठीक, कोई भी स्पीशीज की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि कोई भी सर्वाइवरशिप कर्व फॉलो नहीं करता है? ये नहीं हो सकता है, इजंट इट? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर स्पीशीज की बात कर रहे हैं, लिविंग स्पीशीज की बात कर रहे हैं, वो किसी न किसी 3 में से किसी न किसी एक कर्व को सर्वाइवरशिप को फॉलो करेगा. तो पहला तो आप इसको क्रॉस कर सकते हो, फर्स्ट वाला ऑप्शन, राइट. सेकेंड में बोला है टाइप 2, थर्ड है टाइप 3 और ये टाइप 1 है. प्राइमरी सक्सेशनल स्पीशीज का है. प्राइमरी सक्सेशनल स्पीशीज यानी जब भी सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, यस, वो स्टार्ट करने वाली पहली स्पीशी प्राइमरी सक्सेशनल, राइट. तो जनरली जब इस तरह की स्पीशीज होती है जो स्टार्ट कर रही है, बेयर लैंड है जहाँ पर पहले अभी कुछ भी किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं है, किसी भी तरह का कॉलोनी नहीं है, अब यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है. तो ऐसी स्पीशीज जनरली कैसी जगह पे कॉलोनाइज्ड होती है? सक्सेशन हो रहा है तो हार्श जगह होगी, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला जगह होगा जहाँ पर इजीली ग्रोथ नहीं है, या फिर बैरन लैंड होगा, एनवायरनमेंट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होगा. इस तरह की स्पीशीज, इस तरह की एनवायरनमेंट में ये स्पीशीज अभी तैयार हो रही है, वो आपका सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, इजंट इट? तो ऐसी स्पीशीज जनरली क्या करती है, क्योंकि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है, बैरन कंडीशन है, हार्श क्लाइमेट है, हम बोल सकते हैं, तो ऐसी स्पीशीज जनरली क्या करती है, बहुत सारे स्पीशीज को यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर दे विल गिव ऑफस्प्रिंग, उसकी बहुत सारी प्रोड्यूस करती है. यस, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. नाउ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग रहेगा, राइट. या फिर प्लांट्स की बात करें तो स्पोर्स रहेगा, सीड्स रहेगी, और यहाँ पर पेरेंटल केयर कैसा हो जाता है? मिनिमल पेरेंटल केयर. यस, मिनिमल पेरेंटल केयर. अब यदि ये चीज़ मैंने आपको बता दी तो आपके दिमाग में आ जाएगा सर्वाइवरशिप कर्व में कौन सा होना चाहिए, इजंट इट? तो यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी एट अ अर्ली स्टेजेस, इजंट इट? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन जो हमने आपको बात करी. तो जो पहला वाला है टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व, देखो अभी ये सर्वाइवरशिप कर्व्स आप लोगों को पता भी है. कहाँ गया?
अच्छा चलो ठीक है, आई थिंक सभी को सर्वाइवरशिप कर्व्स पता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो टाइप 2 जनरली हम बात करते हैं किसमें, टाइप 2 की बात हो रही है तो यहाँ पर कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इट वुड बी हाई मोर्टेलिटी रेट। कब, अर्ली इन द लाइफ, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में ही ज्यादातर स्पीशीज की डेथ हो जाएगी, है ना, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर तो कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट हम देखते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप 2, सीधा जा रहा है, एम आई राइट, सर्वाइवरशिप कर्व यदि आप लोगों को याद है तो बर्ड्स रेप्टाइल्स में हम देख रहे हैं। यहाँ पर टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व्स क्या हम ये ले सकते हैं या फिर टाइप 1 ले सकते हैं। टाइप 1 में भी हम देखते हैं बच्चों, ये केयर स्ट्रैटेजी वाली बात हो रही है यहाँ पर, है ना, जैसे ह्यूमंस फॉर एग्जांपल, जहाँ पर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत कम होते हैं, पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होता है, तो मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है काफ़ी कुछ, इजंट इट, सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, टाइप 3 जो कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज में आता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट स्टार्टिंग में ही बहुत क्या हो जाता है, ज़्यादा रहता है, isn't it? So definitely जो प्राइमरी सक्सेशनल स्पीशीज होगी, ये स्पीशीज टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व हमको दिखाएगी। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी फॉर दिस क्वेश्चन कौन सा होगा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। अभी एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी के रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिया। आई थिंक सभी को पता है व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज गामा डाइवर्सिटी, है ना। अल्फा डाइवर्सिटी, चलो हम ऑप्शंस देखने के पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि मैं अल्फा डाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ तो किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में, स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन में जो आपकी डाइवर्सिटी या फिर स्पीशीज रहेगी उसको हम बोलेंगे दैट इट इज शोइंग अल्फा डाइवर्सिटी, है ना। ये देखिए हैबिटेट है, तो हैबिटेट में ये पूरे हैबिटेट में एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर जो डाइवर्स स्पीशीज रहेगी इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। यानी इसको हम लेते हैं कि स्पीशीज विदिन, है ना, within a particular area, तो that is your alpha diversity. Similarly beta diversity यानी क्या हो जाएगा, beta diversity यानी diversity of species between adjacent ecosystem। अब ये एक ecosystem है, ये एक ecosystem है, इनके बीच में जो डाइवर्सिटी रहेगी, जो स्पीशीज रहेगी वहां पर, दैट वुड कम अंडर द बीटा डाइवर्सिटी। और जब ओवरऑल की बात करें, ये पूरे इसमें, ये पूरे एरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो वो आ जाती है कौन सी, वो आ जाती है आपकी गामा डाइवर्सिटी। टोटल लैंडस्केप, टोटल एरिया में जो स्पीशीज रहती है ना, एंटायर रीजन में, उसमें अल्फा भी आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगा, जो विदिन भी रहेगा, एडजेसेंट वाला भी रहेगा, हम बोल सकते हैं। इसी के बेसिस पे हम लोग बीटा डाइवर्सिटी का एक फॉर्मूला भी, इफ यू रिमेम्बर, दैट इज गामा बाय अल्फा, इजंट इट। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या दिया है, हमको नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है। तो बोथ अल्फा एंड गामा डाइवर्सिटी मेजर द प्रेजेंस एंड अबंडेंस ऑफ स्पीशीज इन कम्युनिटी। क्या अल्फा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी स्पीशीज का प्रेजेंस और अबंडेंस बताता है? यस, ये विद इन द कम्युनिटी बताएगा डेफिनेटली, ये ओवरऑल का बताता है, तो यस ये बताता है। हमको नॉट करेक्ट बोलना है, तो ये नहीं होगा। गामा डाइवर्सिटी कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्या हम बोल सकते हैं, यदि मेरे को ये फॉर्मूला पता है तो हम गामा का क्या ले सकते हैं, गामा इज इक्वल्स टू बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, तो प्रोडक्ट हो सकता है, तो ये भी सही है। गामा डाइवर्सिटी इज द सम ऑफ अल्फा डाइवर्सिटी फॉर अ सेट ऑफ साइट्स। इन्हें वो कह रहा है कि यदि ये अलग अलग साइट्स हैं यहाँ पर, है ना, ये जैसे 4 साइट है, तो गामा डाइवर्सिटी इन चारों का सम हो जाएगा। तो फिर ये बीच वाला पार्ट कहाँ चला गया, बीच वाला पार्ट, बीटा वाला पार्ट कहाँ गया, विद इन अपना जो एडजेसेंट है। तो ये गलत है बच्चों, है ना। फोर्थ वाला देख लेते, गामा डाइवर्सिटी कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ अल्फा एंड बीटा। यस, दिस कुड बी पॉसिबल। अल्फा यानी ये विद इन वाले
और बीटा जो उनके बीच में हम देख रहे हैं, राइट। सो उसका सम हम ले सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन सम इट इज वन एंड द सेम, हम बोल सकते हैं दे आर अगेन वेरी नॉट वन एंड द सेम, बट यस ये एक ही सेम रूल में आ जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, हमको सही वाला ऑप्ट नहीं करना है, गलत करना है, इसीलिए द थर्ड स्टेटमेंट गलत है और हमारा वो सही आंसर है कि गामा डाइवर्सिटी इज द सम ऑफ अल्फा डाइवर्सिटी फॉर द सेट ऑफ साइड्स। सम नहीं होता है सिर्फ अल्फा डाइवर्सिटी का, आपको अल्फा और बीटा दोनों देखना पड़ेगा फॉर गामा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ मूविंग फॉर द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, Shannon-Weaver index for biodiversity characterization can be represented as, directly आपको इसका फॉर्मूला बताना है Shannon-Weaver इंडेक्स का। बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स है स्टूडेंट्स, राइट। Shannon-Weaver इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या बताता है ये इंडेक्स आपको? एनीवन याद है किसी को? ये देखो इंडेक्स की वैल्यू मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, बट यस ये इंडेक्स आपको क्या बताता है? जनरली ये बताता है कि जो इंडिविजुअल्स है, यस यदि हम इनको रैंडमली सैम्पलिंग करें रैंडमली इनकी, यस फ्रॉम द इंडिपेंडेंट लार्ज पॉपुलेशन, इसकी क्या करी की जाती है? अलग अलग रैंडमली इसकी सैम्पलिंग की जाती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच प्राइम से, ठीक है। शेनॉन हमको स्पीशीज रिचनेस भी बताता है और स्पीशीज इवननेस भी बताता है, ये दोनों चीज आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला हमारा इसमें से कौन सा आएगा? एच प्राइम हमने कहा तो ये आपको एच, दैट इज योर शेनॉन। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है आंसर? समेशन ऑफ पी आई लॉग ऑफ पी आई, ये डी की बात हो गई, दिस इज नॉट फॉर द शेनॉन, राइट। ये दोनों को तो आप क्रॉस कर दो। लॉग ऑफ एन माइनस समेशन ऑफ लॉग ऑफ स्मॉल एन, नहीं ये भी हम कर सकते हैं, बट यस एग्जैक्टली ये ऐसा भी नहीं होगा, ये आपको रीजन भी बताती हूँ। करेक्ट आंसर आपका क्या है? समेशन ऑफ पी आई लॉग ऑफ पी आई, जहां पर पी आई को हम लोग ले सकते हैं एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। तो यदि हम इसका लॉग भी करें, लेकिन यहाँ पर लॉग ऑफ पी आई के अलावा ये वाला पी आई भी रहेगा जिसका समेशन है, दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर है दिस इज, जहां पर एच जो है ये क्या है? शेनॉन-वीवर इंडेक्स है स्टूडेंट्स। पी आई जो है दिस इज दैट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल, यस, जो कि ith स्पीशीज को बिलोंग करेंगी, जो नंबर ऑफ स्पीशीज हम लेंगे उसको बिलोंग करेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है। स्मॉल एन, यदि हमको पी आई को भी कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला हम ऐसा लेंगे जहां पर स्मॉल एन रहेगा किसी भी स्पीशीज की, यानी ith स्पीशीज की नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो रहेगी वो पर्टिकुलर स्पीशीज में, और n तो आपका टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। मैंने यहाँ पर हो सकता है कि इस बार इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन आ जाओ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस एच। तो इसकी इंडेक्स की वैल्यू जनरली 1.5 से 3.5 के बीच में आती है। यदि इसकी वैल्यू हायर साइड में जा रही है 3 से ज़्यादा, तो उसका मतलब है कि ये कैसी है? हाई डाइवर्सिटी ज़्यादा है, यस, स्टेबल इकोसिस्टम है, राइट, जहाँ पर स्पीशीज आर रिप्रेजेंटेड इन रिलेटिवली इक्वल नंबर। यदि इसकी वैल्यू आती है लोअर देन 1, एक से नीचे जाता है, तो डाइवर्सिटी कैसी रहती है? लो डाइवर्सिटी, यानी बहुत अलग अलग तरह की स्पीशीज नहीं रहेगी, डाइवर्सिफाइड ज़्यादा नहीं रहेगा। ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं रहेगी उसका मतलब है कोई एक डोमिनेंट स्पीशीज होगी जो दूसरों को दबा के रख रही है, ना दूसरी स्पीशीज नहीं हो पा रही है, isn't it? यदि वैल्यू आपका 0 आता है यहाँ पर, राइट, सो इकोसिस्टम विथ एब्सोल्युटली नो डाइवर्सिटी, यानी सिर्फ एक ही स्पीशीज वहां पर प्रेजेंट है, हम ये बोल सकते हैं। गॉट इट? तो इसके ऊपर भी कभी क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट फॉर द फ्यूचर आप लोग यदि इसको ध्यान में रखोगे। मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैंने अलग अलग हम बोल सकते कंसेप्ट से क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों की जितने ज़्यादा कंसेप्ट हो जाए उतना बेटर रहेगा, isn't it? The next is which one of the following statement is not true again, right? For the edge effect of two ecosystem. अब edge effect क्या है?
सिंपल है, आई थिंक सभी को पता है व्हाट इज एज इफेक्ट। देखो अब ये दो हमको फिगर है, यहाँ पर आपको ये इकोटोन दिख रहा है। इकोटोन मार्शलैंड एज एन इकोटोन लिया गया है, तो मार्शलैंड कैसे बन रहा है, लैंड इकोसिस्टम और इक्वेटिक इकोसिस्टम जब आकर मिल रहे हैं उसके बीच का जो ओवरलैपिंग पार्ट है, यस, ये आपका मार्शलैंड बन जाता है और वो बन जाता है इकोटोन। तो इकोटोन क्या है, इकोटोन इज नथिंग बट हम इसको बोल सकते हैं एक तरह का ट्रांजिशन जोन बोल सकते हैं क्या, कैन वी से लाइक दैट, ये ना ऐसा जोन जहां पर दो कम्युनिटीज क्या हो रही है, दो इकोसिस्टम या दो कम्युनिटीज मिल रही है, यस दे आर मीटिंग, और साथ में इंटीग्रेट भी हो रही है, मिक्स हो गए, यस, जोन ऑफ जंक्शन, मिलने का जोन या फिर ट्रांजिशन एरिया, ठीक है, दो बायोम्स के बीच का, इसको हम कहते हैं इकोटोन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्शलैंड बोला है तो वो इकोटोन बन गया क्योंकि वो एक्वाटिक और लैंड इकोसिस्टम के बीच का जो जंक्शन है वो मार्शलैंड होता है। वैसे ग्रासलैंड यदि हम बात करें तो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का जो पार्ट रहेगा, फॉरेस्ट जहाँ खत्म हो रहा और डेजर्ट जहाँ से शुरू हो रहा उसके बीच का जो ट्रांजिशन जोन रहेगा, जंक्शन वाला पॉइंट रहेगा, उसको हम कहते हैं ग्रासलैंड। ईश्वरी यदि हम बात कर रहे हैं तो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, एम आई राइट, तो ये क्या हो जाता है इकोटोन। अब हमको तो क्वेश्चन इकोटोन नहीं बोला, उसने बोला एज इफेक्ट क्या होता है। अब देखो ये एक इकोसिस्टम है, यहाँ पर ये बी वाला दूसरा है, राइट, तो ये दोनों के बीच का ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, तो ये एक तरह से हम कहेंगे कि वो इकोटोन हो जाएगा, है ना। जब दो नंबर ऑफ स्पीशीज, यस, और पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ स्पीशीज, जो भी हम इकोटोन की हम बात करेंगे, तो ये पार्ट जो हो जाएगा वो इकोटोन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो नंबर ऑफ स्पीशीज है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज है, ये वाले पार्ट में जो नंबर ऑफ स्पीशीज है ये ऑल टुगेदर ज़्यादा है ना, क्योंकि दोनों इकोसिस्टम की, दोनों बायोम्स की या दोनों एरिया की जो स्पीशीज है यहाँ पर मिलती है हमको। तो हम बोल सकते हैं कि इकोटोन ऐसी जगह है जहाँ पर स्पीशीज का पॉपुलेशन या फिर स्पीशीज डेंसिटी जो है इट वुड बी मोर देन ईदर ऑफ द इकोसिस्टम, जो दूसरा जो मेन इकोसिस्टम है उससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट दिखाया गया है दैट इज नथिंग बट द एज इफेक्ट। सो एज इफेक्ट क्या है, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एज इफेक्ट क्या होता है, एज स्पीशीज क्या होती है, इकोटोन क्या होता है। एज इफेक्ट यानी चेंज इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, यस, चेंज इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, कहाँ पर, across the boundary, across boundary of two habitat, that is nothing but, हम क्या बात कर रहे हैं, इकोटोन ने। ये जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में चेंज दिख रहा है हमको, जहाँ पर 3 और अब यहाँ पर 9 स्पीशीज है, दिस इज दिस इफेक्ट, ये इफेक्ट को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। और ये जो स्पीशीज है, ऐसी स्पीशीज जो एज इफेक्ट बताती है, इसको हम लोग बोलते हैं एज स्पीशीज, ठीक है। ये कुछ टर्म्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस तरह से। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एक और टर्म आता है, कभी कभी पूछते हैं इकोक्लाइन क्या होता है। सो व्हाट इज दिस इकोक्लाइन? इकोक्लाइन इज अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर, बिना किसी भी बाउंड्री के, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के बीच में जो चेंज हो रहा है कंटिन्यूस, धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूस चेंज जो हो रहा है विदाउट एनी बाउंड्री, जहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि दो इकोसिस्टम बीच में हमको शार्प बाउंड्री दिख रही है, ऐसा नहीं, एक नॉर्मल जो चेंज होता है, यस, और कंटिन्यूस जो होगा, दैट इज इकोक्लाइन। अब ये ग्रेजुअल चेंज कैसे होता है, जो धीरे धीरे कंटिन्यूस होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, कभी कभी हम एल्टीट्यूड में चेंज देखते हैं, इजंट इट, सैलिनिटी चेंज होता है, तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं, यस, इसको हम कहते हैं इकोक्लाइन। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना।
क्वेश्चन मैम के बदले मैम ज़्यादा बता देते हो, ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि इसके मैंने जैसे कहा कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर रहे, वो आप लोगों ने सभी ने कर ली होगी, हो सकता है सभी को इसके आंसर्स बाय हार्ट है, हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, राइट? ये कंसेप्ट पे यदि अभी अगला कुछ क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वो यूजफुल होना चाहिए। सो आपको यहाँ पर नॉट ट्रू फॉर एज इफेक्ट बताया, मूविंग कॉरिडोर्स कनेक्टिंग टू इकोसिस्टम आर ऑलवेज हार्मफुल, दे आर सेइंग। क्या ये सही नहीं है? नॉट ट्रू है। या फिर इट हैज इट्स यूनिक फिजिकल एनवायरनमेंट डिफरिंग फ्रॉम बोथ द इकोसिस्टम, या फिर इट हैज अ डिफरेंट स्पीशीज कंपोजिशन एज कंपेयर टू बोथ साइड, या फिर इट हैज अ हाई बायोडाइवर्सिटी। हमको गलत वाला बताना है, तो बायोडाइवर्सिटी तो ज़्यादा होती है ये एज इफेक्ट में, इट इज़ हैविंग हाई बायोडाइवर्सिटी, तो ये तो गलत है। हमको सही वाला आंसर को गलत बताना है, ठीक है? यहाँ पर तो ये सही है ना, लेकिन हमारे लिए गलत है। एज इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज कंपोजिशन रहता है, ये भी सही है, लेकिन हमको क्या बताना है? नॉट ट्रू बताना है। मूविंग कॉरिडोर्स, दो इकोसिस्टम को जो कनेक्ट करते हैं वो हमेशा हार्मफुल भी होते हैं, ये भी हम सही बोल सकते हैं। वो बोल रहा है इट हैज इट्स यूनिक फिजिकल एनवायरनमेंट डिफरिंग फ्रॉम बोथ, नहीं। क्या ये दोनों से अलग एनवायरनमेंट यहाँ पर रहेगा क्या? नहीं, कॉम्बिनेशन यहाँ का और यहाँ का, दोनों का मिला के ही हम बोल सकते हैं ना एनवायरनमेंट रहेगा, तो डिफरिंग तो हम नहीं ले सकते। दिस इज नॉट ट्रू, so this is not true, so your correct answer is option number 2 for this question. I think this is clear everyone. Now moving for the next one. अब देखो ये सिंपल है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इफ द रेट ऑफ मोर्टालिटी एंड नेटालिटी बिकम कांस्टेंट इन ईच एज ग्रुप, हर एक एज ग्रुप में नेटालिटी और मोर्टालिटी का रेट कांस्टेंट हो जाता है, जितना जन्म हो रहा है और जितनी मृत्यु हो रही है ये कांस्टेंट हो जाता है, देन द रिजल्ट वुड बी number of children increase, number of older one will increase, number of individuals in reproductive stage will increase, या फिर the increase or decrease within any cohort will become independent of each other. चिल्ड्रन का नंबर कब बढ़ेगा बच्चों? जब बर्थ रेट बढ़ेगा, है ना। ओल्डर वन का कब बढ़ेगा? जब डेथ रेट कम होगा, हो सकता है ना। रिप्रोडक्टिव स्टेज पे कब बढ़ेगा? जब हमको पता है हमारे जो हमने ये सारे देखते हैं बेल शेप, डोम शेप की, भाई जब आपका बच्चे बढ़ रहे हैं तो उसके बाद में रिप्रोडक्टिव स्टेज इट विल बी ऑल्सो इंक्रीज नंबर ऑफ दैट। लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला है? दोनों क्या है? कांस्टेंट है। यदि दोनों कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? सिंपल है ना, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ हम बोल रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी, राइट, तो पॉपुलेशन एक तरह की स्टेबिलिटी अचीव कर लेती है, एज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल हो जाता है। यस, तो ये जो इंडिविजुअल प्रोपोर्शन रहेगा इसके कारण क्या हो जाएगा? सेम रहेगा इन ईच ऑफ द एज ग्रुप। तो इंक्रीज और डिक्रीज जो रहेगा विद इन एनी कोहोर्ट क्या हो जाएगा? इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। So your correct answer will be option number 4. Next one. ये भी simple है। Diagram below shows the frequency distribution of 3 closely related bird species based on their beak sizes across the 3 different habitat patches. 3 habitat बताया आपको, A, B और C. All the 3 species coexist. तीनों species साथ में coexist कर रही है। Inhabited एक दिख रहा है हमको, species 1, species 2 और species 3 तीनों को एग्जिस्ट कर रही है प्रॉपरली। वेयर इज ओनली स्पीशीज 1 अगर इनहैबिटेड बी, यहाँ पर सिर्फ स्पीशीज 1 है, और स्पीशीज 2 अगर इनहैबिटेड सी, यहाँ पर सिर्फ स्पीशीज 2 है। यहाँ पर आपको दिया है कि ये इंक्रीजिंग बीक साइज, ये नहीं, यहाँ पर देखो बीक साइज इतनी है स्पीशीज की और तीनों की नॉर्मली सेम है। यहाँ पर स्पीशीज 1 ने अपनी बीक साइज बढ़ा दी और यहाँ पर स्पीशीज 2 ने अपनी बिग साइज बढ़ा दी, तो यहाँ पर तीनों रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक स्पीशीज रह रही है और यहाँ पर स्पीशीज 2 रह रही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन्स द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज 1 and 2 इन द फिगर?
जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज 1 और 2 का हैबिटेट बी और सी में, वो आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है? माइग्रेशन, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, कोलोनाइजेशन या फिर सक्सेशन। आई थिंक सभी को पता हो गया। यहाँ पर तीनों सर्वाइव कर रही है एक साथ में। यहाँ पर सिर्फ स्पीशीज 1 दिख रही है, क्यों? उसने क्या किया है? अपनी बीक साइज बढ़ा दिया है। सी में आपको सिर्फ स्पीशीज 2 दिख रही है, क्यों? उसने भी अपनी बीक साइज बढ़ा दी है। यहाँ शायद 2 और 3 ने अपनी बीक साइज नहीं बढ़ा पाया, इसने बढ़ा दिया, तो ये हैबिटेट भी उसके लिए, वो बीक साइज के लिए ज़्यादा प्रॉपर था, तो इसने वहाँ पर क्या कर लिया? अपने आप को डाल दिया, तो वो सरवाइव कर रहा है। सिमिलरली हैबिटेट सी में स्पीशीज 2, तो बच्चों 1 और 2 ने अपनी बीक साइज को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू दैट हैबिटेट, एंड दैट्स व्हाई दे कैन एग्जिस्ट देयर, राइट? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। उन्होंने अपना जो बीक साइज है, कैरेक्टर था बीक का, उसको क्या किया? उन्होंने उसको चेंज किया है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वन। इस तरह के क्वेश्चन एक दो बार आ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो मे बी वापस से आ सकता है। कनेक्टिंग लिंक के रिलेटेड हम बोल सकते हैं क्वेश्चंस को। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, सिंपल है, समझना जरूरी है। ए से जे क्या दिया है? इंटरएक्टिव प्लांट्स दिए है, ठीक है। और पी से वाई क्या दिया है? इंसेक्ट हर्बीवोर है। ये इंसेक्ट है जो कि एज अ हर्बीवोर का काम कर रहे हैं। अब ये नेटवर्क दे दिया इनका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेटवर्क ड्रॉन अबव, और हमको क्या बताना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बिलो इज करेक्ट। पहला बोला इंसेक्ट्स आर मोर स्पेशलाइज्ड देन प्लांट्स। स्पेशलाइज्ड हमको पता है व्हाट इज स्पेशलाइज्ड, यानी जब हम स्पेशलाइज्ड की बात करते हैं, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड वाला कंसेप्ट याद है ना? जनरल यानी एवरीथिंग इज, उनके लिए सभी चीज़ ओके है, यानी फॉर द डाइट, हैबिटेट, वो सब जगह रह लेंगे, वो सब कुछ खा सकते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेस इनको लिमिटेड रहते हैं, डाइट इनका लिमिटेड रहता है ना? हम यही खा सकते हैं, हम वो ही खा सकते हैं, हम यहीं पर रहेंगे, दूसरी जगह हम नहीं रह सकते, इनको दिक्कत ज़्यादा होती है स्पेशलाइज्ड को। अब यहाँ पर क्या बोला? इंसेक्ट्स आर मोर स्पेशलाइज्ड देन प्लांट्स। अब ये इंसेक्ट पी हर्बीवोर है बी के लिए, क्यू हर्बीवोर है बी के लिए, आर हर्बीवोर है फॉर एफ, एस इज ऑल्सो फॉर एफ, टी इज ऑल्सो फॉर एफ। अब यदि हम ऐसा देखेंगे तो क्या ये स्पेशलाइज्ड लग रहे हैं हमको? कैन यू से दिस? कैन वी से दिस? Yes, they are specialized. कैसे? P और Q दोनों डिपेंडेंट है किस पे? लिमिटेड प्लांट एज बी। आर एस टी यू चारों की चारों, चलो आर एस टी 3 दिख रहे हैं, नॉट यू, तीनों डिपेंडेंट ऑन एफ एज अ प्लांट देयर, एम आई राइट? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि यस दे आर शोइंग कि इंसेक्ट्स आर मोर स्पेशलाइज्ड देन प्लांट्स। अब प्लांट्स को देखो तो प्लांट्स के हम ये नहीं बोल सकते कि इसका हर्बीवोर बी का सिर्फ पी है, पी भी है, क्यू भी है, डी का यू भी है, वी भी है, एम आई राइट? सो वी कैन से दैट ए इज करेक्ट। फिर सेकेंड बोल रहा है देर आर नो ऑब्लिगेट इंटरैक्शन इन दिस नेटवर्क। यहाँ पर देखो बच्चों, क्या ऑब्लिगेट इंटरैक्शन नहीं दिख रहा है? म्यूचुअलिज्म मेरे को तो दिख रहा है, ये रहा जे और एक्स के बीच में, यानी दोनों स्पीशीज डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, प्लांट और इंसेक्ट, ये दोनों। फॉर दिस इंसेक्ट द प्लांट इज दिस जे ओनली, फॉर जे हर्बीवोर कौन है? एक्स ही है और कोई भी नहीं है, तो दिस इज ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। यहाँ पर नो बोला है इसलिए ये गलत हो जाएगा। कम्युनिटी इज मॉड्यूलर, और डी बोला है मिसिंग लिंक ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ एन इंटरैक्शन। मॉड्यूलर कम्युनिटी का मतलब क्या है? मॉड्यूलर का मतलब यहाँ पर हम मॉड्यूलर किचन हमारे होते हैं, तो क्या होता है एक जगह पर पूरा सीमेंट, तो छोटी सी जगह पे, डेंस छोटी सी जगह पे पैक्ड सब चीज़ें रहना है ना,
तो मॉड्यूलर यानी डेंसली कनेक्टेड सब सिस्टम बोल सकते हैं, बहुत सब चीज डेंस रहेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं ये मॉड्यूलर कम्युनिटी है? यस, ये सारे के सारे एक साथ में ये लग रहा है, इट इज पॉसिबल। लेकिन पहले फोर्थ वाला देख लेते हैं। डी में बोला है मिसिंग लिंक ऑलवेज, देखो ऐसे वर्ड्स हम लोग हमेशा देखते हैं ना, ऑलवेज, नेवर, है ना, सम, फ्यू। मिसिंग लिंक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ इंटरेक्शन, यानी यहाँ पर अभी लिंक नहीं आ रही है, मिसिंग लिंक है, लिंक हमको नहीं पता चल रही है, यहाँ पर लिंक हमको नहीं पता चल रही है। क्या इसका मतलब होता है हमेशा की इंटरेक्शन नहीं हो रहा है? नो, नॉट ऑलवेज। हो सकता है इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि अब वो इंटरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यू कैन नॉट से कि ऑलवेज दिस विल बी द ट्रू, राइट? इसीलिए डी गलत हो जाएगा। तो ए और सी सही होने से हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक मॉड्यूलर समझना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बच्चे सिर्फ ए करके ऑप्शन 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको इस तरह से मीनिंग समझने भी ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ एन इंसेक्ट्स आर, अच्छा न्यूमेरिकल है, 0.25 एंड 0.05। बर्थ रेट क्या दिया है उसने? बर्थ रेट दिया है 0.25 और डेथ रेट है इट इज 0.05, ओके, विद अ कैरिंग कैपेसिटी दैट इज के, राइट? कितने दिया है? 500। पॉपुलेशन डेंसिटी इज 100, यानी कैपिटल एन आपको कितना दे दिया है उसने? 100। By how much does the insect population size increase per unit time if the growth is exponential एंड, अच्छा, लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा है। हमको फॉर्मूलाज पता है। एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन, और लॉजिस्टिक ग्रोथ में भी हम क्या लेते हैं? डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू वॉट? आर एन के माइनस एन बाई के, एम आई राइट? अब यहाँ पर आर तो कहीं नहीं दिया है, के है हमारे पास, एन है, तो आर निकालना पड़ेगा। आर हम कैसे निकाल सकते हैं? बर्थ रेट और डेथ रेट से निकाल सकते हैं, यस और नो? बी माइनस डी, तो 0.25 माइनस 0.05 करेंगे तो आर क्या आ जाएगा? 0.20, एम आई राइट? तो आर मिल गया। अब निकालो लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के लिए यहाँ ई लिख रही हूँ मैं, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन था ना, आर हमारा आया था 0.20 और एन पॉपुलेशन याद है मेरे को 100 थी, एम आई राइट? तो 200 हो जाएगा, डेसिमल के हिसाब से आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इट इज लाइक दिस, 0.2 है तो, है ना, एक के बाद में। तो आंसर आ रहा है 20 कहीं दिया है क्या ऑप्शन में? ए में 20 यहाँ दिया है, यहाँ पर भी ये ए में 20, क्योंकि पहले एक्सपोनेंशियल बोला है ना, तो पहला और चौथे को हटा दो। अब लॉजिस्टिक की बात करते हैं। डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, तो मैं डायरेक्टली 20 ले लेती हूँ क्योंकि आर एन हमने ऑलरेडी निकाला है ना। ब्रैकेट में था मेरा के माइनस एन, तो के थी कैरिंग कैपेसिटी 500, एन है 100 अपॉन 500, इट इज 400 अपॉन 500, एम आई राइट? ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 20 इंटू 4/5 को हम यदि करते तो 0.8 आता, 8 2 ज़ा 16, 0.8 से यहाँ पर एक जीरो भी लग जाएगा, लेकिन डेसिमल है यहाँ पर 0.8, तो आंसर भी आपका 16 ही आएगा, है ना। इस तरह से आता है जिसको हम लोग 16 ले सकते हैं। तो 16 कहाँ पर दिया है? बी 16 यहाँ है, तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। सिंपल है, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स भी हम कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट वन, a researcher observed ants in contact with the plant hoppers that were feeding on a tree sap। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बट थोड़ा सा सोचने जैसा क्वेश्चन है, राइट। रिसर्चर ने क्या ऑब्जर्व किया? एंट्स है, किसके कांटेक्ट में? विद द प्लांट हॉपर्स। क्यों?
दैट प्लांट हॉपर्स क्या कर रहे हैं, दैट वेर फीडिंग ऑन अ ट्री सैप। तो 3 चीज दिख रही है हमको, एंड्स है, प्लांट हॉपर्स है और ट्री सैप है। एम आई राइट? Which of the following conclusion made by her would be correct? अब पहला, this is an example of ants being predatory. This is an example of ants upsetting the ecological balance of nature. This is an example of multi-tropic interaction. या फिर this is an example of tree attracting ants to get rid of plant hopper. पहला बोला है एग्जाम्पल ऑफ एंड्स बीइंग प्रीडेटरी। यहाँ पर एंड्स प्रीडेशन का काम नहीं कर रहा है, ये म्यूचुअलिज्म का एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एंड्स काम करती है किसके साथ में, हॉपर्स के साथ में, इन कांटेक्ट है ना विद द प्लांट्स हॉपर, जो कि किस पे फीड कर रहे हैं, ट्री सैप पे। ठीक है, यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, जो हनी ड्यू एक्सक्रीट किया जाता है, प्लांट हॉपर हनी ड्यू को एक्सक्रीट करते हैं, इसको एंड्स हार्वेस्ट कर लेती है। ठीक है, तो प्रीडेटर वाला तो गलत हो गया। अपसेटिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर, कैन यू से लाइक दिस? या फिर मल्टी ट्रॉपिक इंटरेक्शन, या फिर ट्री अट्रैक्टिंग एंड्स टू अगेन टू गेट रीड ऑफ प्लांट हॉपर नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने क्या कहा, प्लांट हॉपर और एंड्स तो एक तरह से साथ में रह रहे हैं। हाँ, हम बोल सकते हैं कि प्लांट हॉपर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंड्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं हनी ड्यू से, कि भाई ये हनी ड्यू है, आओ, इजंट इट? तो इट इज नॉट टू गेट द रीड ऑफ कर रहा है, अट्रैक्ट कौन कर रहा है, ट्री नहीं कर रहा है, हॉपर्स कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये 2 पे आता है। मल्टी ट्रॉपिक इंटरैक्शन क्या होता है, मल्टी ट्रॉपिक एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल, राइट? तो जो इंटरैक्शन होता है बिटवीन मोर देन 2 ट्रॉपिक लेवल्स, उसको हम बोलेंगे मल्टी ट्रॉपिक इंटरैक्शन। तो देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जैसे आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट प्रेजेंट है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हम हर्बीवोर लेते हैं, तो हर्बीवोर में हम लोग उसको कौन फीड कर रहा है, प्लांट हॉपर, सो दैट कुड बी द प्राइमरी कंज्यूमर। एंड्स एक और ट्रॉपिक लेवल में हम जा सकते हैं, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये क्या हो गया, एक ट्रॉपिक लेवल, दूसरा ट्रॉपिक लेवल, तीसरा ट्रॉपिक लेवल, और इनके बीच के इंटरैक्शन है, तो दिस कुड बी डेफिनेटली एन एग्जांपल ऑफ मल्टी ट्रॉपिक इंटरैक्शन। यहाँ पर सिर्फ एंड्स प्लांट हॉपर के कांटेक्ट में है, तो उससे हम ये नहीं बोल सकते कि इट इज अपसेटिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर, सो दिस विल आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। इसके बेसिस पे आप ये इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते, एम आई राइट? So yes, this is an example of multi-tropic interaction. I hope this is clear everyone. Moving for the next question. अच्छा, अब एक हाइपोथेसिस दिख रहा है हमको, प्लांट विगर हाइपोथेसिस दिख रहा है यहाँ पर। Which of the following statement is correct according to the plant vigor hypothesis dealing with the herbivore plant interaction? विगर का मतलब क्या होता है इन जनरल, यदि हम बात करें तो विगरस जो बोलते हैं हम लोग, लार्ज फास्ट विगरस ग्रोथ हो रहा है, फास्ट ग्रोथ जो होती है ना, तो प्लांट विगर हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस जो थी, ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस। एक तरह से ये जो प्लांट के लिए स्ट्रेस प्लांट की जो हाइपोथेसिस थी, राइट, इसके उल्टा काम कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट में काम करता है। प्लांट स्ट्रेस हाइपोथेसिस बहुत ही यूजफुल, एक बहुत आई थिंक ऐसा यू ऑल नो दैट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसके उल्टा बात करता है प्लांट विगर हाइपोथेसिस। तो ये हाइपोथेसिस के हिसाब से क्या होता है, जो ये स्ट्रांगली सपोर्ट करता है बाय द इंसेक्ट्स। ऐसे इंसेक्ट्स सभी प्लांट्स या सभी के लिए हम इसको सपोर्टेड नहीं बोल सकते, बट येस ये हाइपोथेसिस ऐसे इंसेक्ट सपोर्ट करते हैं जिसका डेवलपमेंट जो है इज टाइड टू द प्लांट ग्रोथ, जैसे कि वास्प है, सॉफ्लाइज है ना, ऐसे इनके लिए ये हाइपोथेसिस वर्क करता है। तो बेटा प्लांट विगर हाइपोथेसिस एक तरह का
कंसेप्ट है जो कि हर्बीवोर्स के लिए, जैसे मैंने कहा ये यहाँ पर गॉल फॉर्मर्स लिखा है, सैप फीडर्स है ना, ऐसे हर्बीवोर्स है ये जो कि अटैक किस पे करते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स रहेंगे, राइट, लार्ज प्लांट्स रहेंगे, फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स रहेंगे, इन पे ज्यादा अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ऐसे प्लांट्स, राइट, ज्यादा न्यूट्रिएंट दे सकते हैं। गॉट इट? इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे विगरस प्लांट्स और शूट्स दे ग्रो रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, यस, जिनके पास में ज्यादा हायर नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, डेफिनेटली नाइट्रोजन तो सभी को चाहिए, isn't it? तो इसीलिए ऐसे प्लांट्स क्या करेंगे, ऐसे हर्बीवोर्स जो रहेंगे फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स को अटैक करते हैं। ये बोलता है प्लांट विगर हाइपोथेसिस। यहाँ पर एक और मैंने एग्जाम्पल दिया है, हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स दैट अ फीमेल इंसेक्ट्स, राइट, यदि इफ देयर इज अ फीमेल इंसेक्ट वो हमेशा चूज करेगी लॉन्गर रैपिडली ग्रोइंग शूट्स को। क्यों? ताकि वो अपने वहां पर अंडे ले कर सके, राइट, और जो उनके बाद में अंडे ले करने के बाद व्हेनेवर द ऑफस्प्रिंग विल बी देयर, यस, उनका सर्वाइवल रेट ज्यादा हो, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मिलेगा वहां पे, एम आई राइट? तो इसीलिए दिस इज व्हाट इज प्लांट विगर हाइपोथेसिस। ये डेफिनेटली कॉन्ट्रास्ट करती है कौन से हाइपोथेसिस को, प्लांट स्ट्रेस हाइपोथेसिस। प्लांट स्ट्रेस हाइपोथेसिस हमको क्या बताता है, ये बताता है कि भाई हर्बीवोर प्रेफर करते हैं स्ट्रेस प्लांट को स्लो ग्रोइंग प्लांट्स को, लेकिन प्लांट विगर ऐसा नहीं कहता है, राइट। उन प्लांट विगर के हिसाब से स्ट्रेस प्लांट्स में बहुत ज़्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, यस, जो कि हर्बीवोर प्रेफर नहीं करेंगे। गॉट इट? सो दैट्स व्हाई दैट इज व्हाट इज योर प्लांट विगर हाइपोथेसिस। चलो हमको यहाँ बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। हर्बीवोर प्रेफर टू अटैक स्लो ग्रोइंग स्ट्रेस, नहीं, ये कौन बताता था कौन सा हाइपोथेसिस है, प्लांट स्ट्रेस हाइपोथेसिस। हर्बीवोर प्रेफर टू अटैक फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स रेदर देन स्लो ग्रोइंग स्ट्रेस, ये ठीक लग रहा है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेजिंग विल इंक्रीज प्लांट ग्रोथ एंड फिटनेस रेदर देन कॉज हार्म, ये जो स्टेटमेंट है ये प्लांट विगर नहीं बताता है। हायर प्लांट ग्रोथ रेट विल result in less investment, no, this is not according to the plant vigor। तो करेक्ट आंसर क्या आता है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, the following statement represents possible outcomes of competition between two species, यानी दो species के बीच competition है, उसका आउटकम, उसके कारण ये आउटकम है, ये कौन से आउटकम है, हमको यहाँ ऑप्शन में देखो करेक्ट सेट बोला है, सेट में दो दिख रहे हैं, चार में से दो आंसर आपका सही है। दो स्टेटमेंट, दो ऐसे स्टेटमेंट है विच आर ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन, राइट, कंपटीशन के रिजल्ट के कारण ये हमको दिख रहा है। पहला है निश डिफरेंशिएशन बिटवीन द स्पीशीज। निश हमको पता है, यदि ये इस एक स्पीशीज की ये निश है, दूसरे की ये है, उसका मतलब ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप होगा तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगी, दोनों को सरवाइव करना है, तो यदि ये दोनों ने बिकॉज ऑफ द कंपटीशन अपनी अलग अलग निश बना ली, दिस कुड बी ड्यू टू द कंपटीशन, यस और नो। तो ये तो आउटकम लग रहा है कंपटीशन के कारण का। एक्सपांशन ऑफ फंडामेंटल निश, फंडामेंटल निश यानी जो हम कहते हैं कि जहाँ पर कोई भी तरह का कंपटीशन नहीं होता है ना, जहाँ पर वो स्पीशीज अकेला रह रहा है, वो पूरी निश, इट इज अ फंडामेंटल, यदि उसको एक्सपांड कर रहा है तो कंपटीशन में आपका फंडामेंटल निश एक्सपांड नहीं हो सकता है कभी भी, एम आई राइट? सो दैट इज नॉट पॉसिबल। एक्सपांशन ऑफ रियलाइज निश, नहीं, रियलाइज निश है, यदि ये एक स्पीशीज का फंडामेंटल निश है, यहाँ पर दूसरी स्पीशीज आने लगी तो ये अपना रियलाइज निश में चला जाएगा जो कि छोटी हो जाएगी, है ना, दैट इज एन एग्जैक्ट निश, रियल निश जिसको हम बोलेंगे किसी भी स्पीशीज का, व्हेन देयर इज सम कंपटीशन इज देयर, सम अदर स्पीशीज इज आल्सो देयर। यदि हम रियलाइज निश को भी एक्सपैंड करेंगे तो क्या दिस कुड बी द आउटकम ऑफ कंपटीशन, कैन यू से दिस? और तीसरा चौथा बोला कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये दोनों जो है रियलाइज निश और फंडामेंटल निश
के कारण क्या होगा, एक्चुअली रियलाइज निश के कारण तो वहां पर कंपटीशन होगा, उसका आउटकम नहीं है, उसका आउटकम नहीं है, मैं राइट। लेकिन हाँ कंपटीशन है और उसको हमको दोनों स्पीशीज को सरवाइव करवाना है, तो वो स्पीशीज क्या करेगी, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जैसा अभी हमने बीक वाला देखा था। तो यस दिस कुड बी आउटकम ऑफ कंपटीशन। तो ए और डी सही हो गए, ए और डी सही होने के कारण ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। अगेन ये समझना जरूरी था दोनों स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिगर देखकर ही डर जाते हैं, अरे बाप रे ये क्या हो गया। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो आपको सेमिल्फेरस दिख रहा है मेरे को। In the figure below, which of the curves that relate current reproductive effort with the future reproductive value are likely to favor the semelferous reproduction? सेमिल्फेरस का है ना हाई मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर स्टार्टिंग में, और नो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर करंट रिप्रोडक्टिव एफर्ट जैसे जैसे बढ़ रहा है, और यहाँ पर बताया रिप्रोडक्टिव वैल्यू, रेसिडुअल रिप्रोडक्टिव वैल्यू, ठीक है। ये आपको इक्वल लाइफ टाइम प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बता दिया उसने। अब ये कर्व देखो, ए वाला इस तरह से जा रहा है, जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव इफेक्ट एफर्ट बढ़ते जा रहा है तो वैल्यू क्या है, ड्रास्टिक एकदम से कम होते जा रही है विद इंक्रीज इन द रिप्रोडक्टिव एफर्ट। बी में भी सेम चीज एकदम से कम होते जा रही है, सी में भी कम हो रही है बट नॉट एकदम से। देखो ये यहाँ से जैसे जैसे ये यहाँ से थोड़ा कम हुआ तो ये थोड़े समय तक तो कांस्टेंट है, सेम है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है। सिमिलरली डी में भी थोड़े समय तक कांस्टेंट है, फिर कम हो रहा है लेकिन बहुत धीरे हो रहा है, यहाँ पे ड्रास्टिक है ना ए और बी में। और यदि आप ये कर्व भी देखोगे तो ये इस तरह के कर्व है ए और बी वाले, और सी और डी वाले ये इस तरह के कर्व है। तो ये देख के कुछ याद आ रहा है, ये याद आ गया हमको, तो एम आई राइट। तो ए और बी जो आपको बता रहा था, क्यों क्या बता रहा था, रिप्रोडक्शन एफर्ट जैसे जैसे बढ़ रहा है रिप्रोडक्टिव वैल्यू सडन डिक्रीज हो रही है, एकदम से कम हो रही है, ये बस ये ऐसे ही, एम आई राइट। और सीओडी क्या बता रहा है, रिप्रोडक्टिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है लेकिन कुछ समय बाद और धीरे धीरे हो रही है, isn't it? तो ए और बी टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व, जहां पर आर सिलेक्टेड हमको बताएगा सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट, सी और डी आपको टाइप 1 दिखा रहा है, एम आई राइट। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्या बोला है उसने, सेमिल्फेरस। तो सेमिल्फेरस आपको कौन बताता है, yes it's A and B, it's A and B, am I right this one? तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए और बी आपको कर्व ए और बी यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया है। सो दिस इज जहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही अर्ली लाइफ में ही मोर्टेलिटी रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्यों, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मोर, मोर्टेलिटी पेरेंटल केयर लेस, एम आई राइट। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following option represents a set of bird species all of which are found only in India? देखो अब ये क्वेश्चंस जो इस तरह के आते हैं बहुत सारे बच्चे इसको स्कीप ही कर देते कि कितना याद रखेंगे, एम आई राइट। तो यदि आप पूरा नहीं भी पढ़ना चाहते तो मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ कि लास्ट 5-10 साल के जो पेपर आप देख रहे हो, जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जो आपको इस तरह के क्वेश्चंस हैं और उसमें जो बर्ड्स के एनिमल्स के नाम है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की जो दिए हैं नाम, इन सबको एटलीस्ट उसी को कर लो कम से कम, क्योंकि आप देखोगे रिपीटेशन वहीं से होता है, ठीक है। तो आप एक चांस ले सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है, ताकि हम इस तरह का, और इस तरह के क्वेश्चन आते ही है, ये इकोलॉजी में भी काउंट हो जाता है। आप डाइवर्सिटी बढ़ोगे, डाइवर्सिटी में के रिलेटेड भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे, एम आई राइट। सो दैट कुड बी यूजफुल फॉर यू ऑल। प्लांट पैथोजन बहुत बार हम देखते हैं, उसमें आ जाता है डिजीजेस वगैरह, इजंट इट।
तो चलो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि विच इज फाउंड ओनली इन इंडिया बोला है उसने। अब ओनली इन इंडिया यानी एक तरह का एंडेमिक की बात कर रहा हूँ कि वो स्पेसिफिक जगह पर ही मिल रहा है, इंडिया में ही मिल रहा है। तो बच्चों जल्दी जल्दी एक बार हम देख लेते हैं। ब्लू थ्रोट अमर फैल्कन बार हेडेड गूस। ब्लू थ्रोट जो होता है राइट, दैट स्पीशीज सिर्फ इंडिया में नहीं मिलती है, ये यूरोप और एशिया दोनों में आपको मिलेगा। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो। एमर फैल्कन की आप बात कर रहे हो, बार हेडेड गूस, ये दोनों तो ये हम ओनली इंडिया बोला है ना, हम एंडेमिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं ना सीधा सीधा, लेकिन ये दोनों तो कैसी है, माइग्रेटरी बर्ड्स है। तो एंडेमिक का तो यहाँ पर हम सवाल ही नहीं है, इसको क्रॉस कर लो। येलो थ्रोटेड बुलबुल, ठीक है, ये इंडिया में मिलती है। फॉरेस्ट आउलेट, ये भी आपको इंडिया में मिलेगा। और रफस बैबलर, ये भी आपको सिर्फ इंडिया में मिलता है। रफस बैबलर जनरली जो वेस्टर्न घाट्स है आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट। फॉरेस्ट आउलेट यदि आपको लिखना है तो कैन राइट इट डाउन, ये भी आपको जो सेंट्रल इंडिया है अपना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यस, यहाँ पर आपको जनरली मिलेगा। येलो थ्रोटेड बुलबुल, इट विल बी ऑन अ पेनिनसुलर इंडिया रीजन, सदर्न साइड में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ऐसी जगह पे। तो दीज आर स्पेसिफिकली एंडेमिक बोल सकते हैं, जो कि इंडिया में ही मिलेगी। तो दिस कुड बी द करेक्ट आंसर। फिर भी हम लोग एक बार नीचे देख सकते हैं। पाइड कुकू बोला है स्टूडेंट्स यहाँ पर, वेर यू कैन गो विद दैट। ग्रीन एम्पेरियल पीजन, ब्लैक ड्रोंगो, क्या हम बोल सकते हैं, नहीं। ये कंप्लीटली एशिया में आप देख सकते हो जो आपको मिल रहा है, राइट। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, बट साथ साथ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ अफ्रीका, एशिया, यस, मिडल ईस्ट में भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो एंडेमिक नहीं बोल सकते। इंपेरियल पीजन भी स्टूडेंट्स एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलेशिया में मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। ब्लू टेल्ड बी ईटर, सैरस क्रेन और रेड वेंटेड बुलबुल। रेड वेंटेड बुलबुल भी जैसे मैंने कहा सेम है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा। सैरस क्रेन स्टूडेंट्स इंडिया में रहेगा, ये दिस इज फाउंड इन इंडिया बट नॉट ओनली इन इंडिया, राइट। इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इट इज़ नॉट एंडेमिक अगेन, तो आप इसको भी क्रॉस कर सकते हो, इसको भी क्रॉस कर सकते हो। आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, ये रिसेंट वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर एक और हाइपोथेसिस की बात हो रही है, रिसोर्स रेशियो हाइपोथेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज, जिसको प्रपोज किया था डेविड टिलमैन ने। वो क्या बताता है आपको डायरेक्टली बताया, उन्होंने डेफिनेशन हाइपोथेसिस पूछी कि क्या है ये रिसोर्स रेशियो हाइपोथेसिस। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में हम देख लेते, बाद में हम ऑप्शन देखेंगे। तो रिसोर्स रेशियो हाइपोथेसिस के हिसाब से कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी वो स्टेबल कोएग्जिस्टेंस, उसके हिसाब से, टिलमैन के हिसाब से जो स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होता है ये तभी होता है जब अलग अलग कॉम्पिटिंग स्पीशीज जो होती है, राइट, इनके पास में अलग अलग रिसोर्सेज रहेंगे। जो लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेशन होता है ना, रिसोर्स लिमिटेड तो रहेगा सभी के लिए, लेकिन वो भी अलग अलग रहेंगे विद इन अ सेम रिसोर्स पूल, यानी एक ही जगह पर अलग अलग स्पीशीज रह रही है। सभी के रिसोर्स लिमिटेशन सभी का अलग अलग रहेगा, तो कोएग्जिस्ट कर सकती है स्पीशीज। ये किसने कहा था, डेविड टिलमैन ने, और उन्होंने इसके बेसिस पे रिसोर्स रेशियो हाइपोथेसिस बताई थी, जिसको हम लोग आर स्टार करके भी बोलते हैं, राइट। देखो ये क्या बोला, इट अटेम्प्ट्स टू प्रेडिक्ट विच स्पीशीज विल बिकम डोमिनेंट एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। यदि रिसोर्सेज के बीच के लिए कॉम्पिटिशन है तो कौन सा स्पीशीज सर्वाइव कर लेगा, डोमिनेंट हो पाएगा। How species can coexist despite competing for a same limited resource? इनके हिसाब से यदि बहुत सारी स्पीशीज एक साथ में कॉम्पीट कर रही है
और लिमिटिंग रिसोर्स कितना है, सेम है, एक ही तरह का है। तो डेफिनेटली जो कॉम्पिटिंग एक्सक्लूजन वाला है कि भाई जो स्पीशीज का आर सबसे कम रहेगा, राइट, वो स्पीशीज सरवाइव कर लेगी, आउट कम्पीट कर लेगी। आर यानी रिसोर्स रेशियो, आर प्राइम जिसका कम रहेगा, यानी जिसका लिमिटेड रिसोर्स जो सबसे कम कंज्यूम कर सकता है ना, तो वो सरवाइव कर लेगा। लेकिन यदि दो स्पीशीज कम्पीट कर रही है दो रिसोर्सेस के, राइट, तो कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल रहेगा इफ ईच स्पीशीज हैज लोअर आर, राइट। एग्जाम्पल भी इसीलिए मैंने यहाँ दिया आपको, जैसे दो फाइटोप्लैंक्टन स्पीशीज है, दोनों कोएग्जिस्ट कर सकती है इफ वन इज मोर लिमिटेड बाय नाइट्रोजन एंड अदर इज मोर लिमिटेड बाय फॉस्फोरस। एक का लिमिटेड रिसोर्स कौन सा है, नाइट्रोजन, और दूसरे का फॉस्फोरस है, तो ये दोनों कोएग्जिस्ट कर सकती है, ये हमको आर रूल बताता है। ठीक है, तो एक तरह से आर प्राइम यानी क्या है स्टूडेंट्स, आर प्राइम यानी हम इसको सिंपल वे में ले सकते हैं, ये मिनिमम लेवल ऑफ लिमिटेड रिसोर्स है। Yes, at which species can survive. Yes, या फिर species can maintain stable population. तो जिसका आर कम रहेगा डेफिनेटली वो अच्छे से सरवाइव कर सकता है, यस और नो। तो ये है आपका आर रूल या फिर रिसोर्स रेशियो हाइपोथेसिस। तो क्या पोस्टुलेट कर रहा है, coexisting species are limited by different resources in a shared resource set, या फिर shared resource are equally limiting for each competing species. Each species abundance are determined by the ratio of limiting resource for each species, या फिर the ratio between the resource availability and resource use is constant। नहीं, constant नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर सीधा सीधा आता है कि कोएग्जिस्टिंग स्पीशीज जो रहेगी ये लिमिटेड हो जाएगी बाय डिफरेंट रिसोर्स इन अ शेयर्ड रिसोर्स। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो दिस इज व्हाट इज योर रिसोर्स रेशियो हाइपोथेसिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है जहां पर आपको 3 हाइपोथेसिस दिख रही है स्टूडेंट्स। देखो, दिस इज ऑल्सो गुड वन। R. arboreum of a family Ericaceae represents one of the ancient tree species of the genus showing extreme disjunction. क्या शो कर रहा है, extreme disjunction in the Indian subcontinent. It is represented by 2 species. Arboreum smith कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टेम्परेट रीजन, और नीलागिरीशियम जो कि सदर्न वेस्टर्न घाट यानी ट्रॉपिकल में जाएगा, विथ नो डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरवेनिंग प्लेन्स। बीच में कहीं पर भी वो नहीं है, ये 2 जगह पर आपको मिल रहा है। यस, ये स्पीशीज जो कि उसकी सब स्पीशीज बन गई वहाँ पर। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द बायोजियोग्राफिकल थियरीज दैट एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन। 3 थियरी दिए, इंडियन बायोजियोग्राफी थियरी, सतपुरा हाइपोथेसिस, नोआस अर्क हाइपोथेसिस, या फिर आउट ऑफ इंडिया हाइपोथेसिस। Which of the following combination of biogeographical model explains the distribution of R. arboreum? तीनों थियरी में आइलैंड बायोजियोग्राफी आई थिंक सभी को पता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये थियरी के हिसाब से माउंटेन फंक्शन एज आइसोलेटेड आइलैंड्स प्रमोटिंग स्पेसिएशन, यानी माउंटेन्स के कारण, राइट, स्पेसिएशन प्रमोट कर रहा है, यानी अलग अलग स्पीशीज सब स्पीशीज बन रही है, क्योंकि एक तरह से बैरियर का काम कर लेते हैं माउंटेन्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, 2 अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करने में, आइसोलेट करने में काम आता है, ऐसा बोल रहा है आपका आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी। सतपुरा हाइपोथेसिस के हिसाब से स्पीशीज माइग्रेटेड बिटवीन द हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर देखो नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न घाट दिया ये क्वेश्चन में, अलोंग अ कूलर wetter corridor formed by Satpura mountain range during the periods of glacial expansion। और द नोआस आर्क हाइपोथेसिस बोलती है, आउट ऑफ इंडिया हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इट इज़ अ रेमनेंट। ये कहाँ से बना है, जो सुपर कॉन्टिनेंट था आपका गोंडवाना, यस,
जो कि एक तरह का आर्क का काम किया था, और बिकॉज ऑफ सम प्लेट के खिसने के कारण जो आपका ये बना था, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि ये उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना है। ये ऐसा नोआज आर्क हाइपोथेसिस बताता है। तो यहाँ पर हमको बोला है डिसजंक्शन। अच्छा, डिसजंक्शन का मतलब भी क्या होता है? डिसजंक्शन बायोजियोग्राफिकली डिसजंक्शन की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब कि जब दो भी कोई भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है या फिर कोई स्पीशी है, कोई पॉपुलेशन है जिसका सेपरेशन हुआ है, यस, बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, isn't it? या फिर ड्यू टू द डिस्पर्सल भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेटिक बैरियर, जियोग्राफिक बैरियर के कारण भी हो सकता है, डिस्पर्सल के भी कारण हो सकता है। यानी जब कोई एक पॉपुलेशन सेपरेट हो रहा है, एम आई राइट? तो ये सेपरेशन वाला फंडा यहाँ पर ठीक लग रहा है कि हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है जो आपको यहाँ पर इन्होंने दिया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज रेमिनेंट ऑफ एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना दैट एक्टेड एज एन आइसोलेटेड अर्क फॉर मिलियंस ऑफ ईयर गिविंग राइज टू सम मॉडर्न प्लांट्स एंड मेमेलियन ग्रुप्स। इन्होंने कुछ नए प्लांट्स और ग्रुप्स दिए, बट यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर डिसजंक्शन की बात हो रही है। सो दिस इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग रिलेटेड टू डिसजंक्शन। तो सी वाला ऑप्शन तो आप क्रॉस कर सकते हो। देखो बच्चों, सी वाला ऑप्शन क्रॉस कर दोगे तो आपका आंसर ही आ रहा है, क्योंकि 3 में ए और बी दिया है, दैट इज द ओनली आंसर दैट यू आर गेटिंग। तो इस तरह से यदि हमको नहीं भी पता है चीज़ें, हम पहली बार भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ ले क्वेश्चन को, एंड देन इफ यू गो विद द ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, आपको आंसर मिल जाता है, यस और नो। लेकिन ये तो चलो हमने एलिमिनेशन करके हमको नहीं पता था, बट हमने सिर्फ इसके बेसिस पे भी कर लिया। लेकिन एक बार ये भी देख लेते कि भाई क्यों ए और बी हो सकता है। देखो सिंपल वे में मैं बताऊँ, जैसे आइलैंड बायोजियोग्राफी की यदि आप बात करते हो तो ये बता ही रहा है ना कि आइसोलेटेड आइलैंड्स का काम कर रहे हैं माउंटेन्स। हाई एल्टीट्यूड्स पे जो माउंटेन पीक्स होती है, राइट, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन पीक्स हम बोल सकते हैं कि कुछ पैचेस बन जाता है, आइसोलेटेड पैचेस हो जाते हैं, टेम्परेट अल्पाइन सब अल्पाइन हैबिटेट बन जाता है, isn't it? तो ये आइसोलेशन कुछ स्पीशीज को प्रिवेंट करता है ना, जीन फ्लो जो होता है, यस, जीन फ्लो जो होता है, जीन फ्लो होने नहीं देता है, उसको प्रिवेंट करेगा बिकॉज ऑफ दिस आइसोलेशन। तो हिमालय और वेस्टर्न घाट्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये जो माउंटेन पीक्स जो रहती है, इसके कारण हिमालय और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जीन फ्लो नहीं हो सकता है। तो जिसके कारण यदि कोई स्पीशीज माइग्रेट होके जैसे टेम्परेट रीजन से ट्रॉपिकल पे चलेगी, फॉर एग्जाम्पल जो ये क्वेश्चन में दिया है, एम आई राइट, आर्बोरियम की स्पीशीज, तो बिकॉज द जीन फ्लो इज नॉट पॉसिबल, तो ये स्पीशीज को कुछ अलग रूप ले लेना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये जो आर्बोरियम स्मिथ है, इट हैज नाउ फॉर्म्ड निलाजुरीशियम, डिस्टिंक्ट सब स्पीशीज बन गई। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अलाउिंग द जीन फ्लो बिकॉज ऑफ द माउंटेन पीक्स। आर यू गेटिंग इट? तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। दूसरा सतपुरा हाइपोथेसिस, एक थोड़ा सा सतपुरा हाइपोथेसिस के बारे में भी देख लेते हैं कि सतपुरा हाइपोथेसिस को किसने प्रमोट किया, किन्होंने प्रपोज किया था? इसको प्रपोज किया था सुंदरलाल वोरा, सॉरी होरा, नॉट वोरा, सुंदरलाल होरा, राइट, 1949 के करीब। इनके हिसाब से इनका कहना था कि जो ग्लेशिएशन हुआ था, ये ग्लेशिएशन जो ग्लेशियल एक्सपांशन स्पेसिफिकली मैं आपको यहाँ लिख के देती हूँ, प्लिस्टोसीन ग्लेशिएशन हम कहते हैं। तो ये जो प्लिस्टोसीन ग्लेशिएशन हुआ था, इस समय में क्लाइमेट जो था उस समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, बहुत कूल हो गया था और ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी, जिसके कारण जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो पूरा कॉरिडोर था, सतपुरा, विंध्यास, यहाँ पर, यस, ये जो रेंज बिकॉज ऑफ दिस वेरी कूलर क्लाइमेट और वो होने के कारण वहाँ के जो कुछ टेम्परेट स्पीशीज थी, यस, टेम्परेट स्पीशीज क्या हो गई? माइग्रेट हो गई थी। कहाँ पर? साउथ की तरफ, यानी वेस्टर्न घाट की तरफ।
आर यू गेटिंग इट? तो हम बोल सकते हैं कि अब ये माइग्रेट हो गई बिकॉज ऑफ दिस प्लेस्टोसीन ग्लेशिएशन। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका टेम्परेट से ट्रॉपिकल पे माइग्रेट हो गया। लेकिन ये स्पीशीज चेंज कैसे होगी? इट इज ड्यू टू दिस बायोजियोग्राफी थ्योरी, जीन फ्लो ना होने के कारण। एम आई राइट? तो ये दोनों जो थ्योरी है, दोनों हाइपोथेसिस है, ये इसको सपोर्ट करती है। दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन, राइट? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। दूसरी क्लास में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और हाँ, सिर्फ इकोलॉजी नहीं, हम दूसरे यूनिट्स पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो बस क्लासेस देखते रहिए स्टूडेंट्स। लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड है, और लिंक को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसको देख सके। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड हाँ, मैं कुछ फास्ट रिवीजन सेशन भी डालने वाली हूँ। यदि आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हो रिवाइज करना तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि मैम ये टॉपिक पे आप ले लीजिए। सो आई जस्ट ट्राई टू टेक द रिविजन ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। रैपिड रिविजन करवाने वाली हूँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का। बट हाँ, यदि आपके पास भी कोई ऐसे टॉपिक है जो आप चाह रहे हो कि आपको पढ़ना है मेरे से, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। काफ़ी कुछ रिवीजन हो चुका है आप लोगों का इसके कारण। सो बी देयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा सेशन को स्टूडेंट्स। टिल देन ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय एवरीवन।